Oh, very good morning, students. So last time we have discussed about the Coulomb's law, ठीक है? And we have calculated the formula to calculate the force between the two charges. दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है? अब उन्हीं ही फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ, ठीक है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे बोला गया है कि फॉर आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू, चार आइडेंटिकल चार्जेस है, मतलब चार्जेस का अमाउंट सेम है, जैसा है, आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। ये हमारे पास एक स्क्वायर दी हुई है, ठीक है? इसकी साइड किसके इक्विवेलेंट बोली हुई है? ए के इक्विवेलेंट बोली हुई है। तो यहाँ पे इस साइड जो है ए के इक्विवेलेंट है। क्लियर है? फाइंड द नेट फोर्स केप्ट एट सी। सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, तो बोलते हैं उस सी पॉइंट पर नेट फोर्स बताओ ड्यू टू द अदर थ्री चार्जेस। यानी कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव दूसरे करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ भी जितने भी चार्जेस हैं, ये तीन चार्जेस जो पड़े हैं, इन सारे के सारे सी पॉइंट पर नेट फोर्स जो है वो कितनी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वी नो दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल कम टू 1, दैट इज के Q1 Q2 upon R square, that is according to the Coulomb's law, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे फोर्स जो C पॉइंट के ऊपर लग रही है किसकी वजह से? B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा है और D पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा है, भाई दोनों की डिस्टेंस ही सेम है, डिस्टेंस ही सेम है, साथ साथ में इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस पड़े हुए हैं वो भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा है वो सी पॉइंट पे उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी फोर्स डी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है? सो वी कैन राइट इट एज दैट द अमाउंट ऑफ द फोर्स, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज F1 फोर्स मान लेते हैं, या सिंपल ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन द फोर्स ड्यू टू द बी ऑन सी, ठीक है? ड्यू टू द बी ऑन सी, सी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कितनी होगी ये? इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं के चार्ज देखो कितना है, कैपिटल क्यू, और दूसरे के ऊपर भी चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। भाई इन दोनों के बीच में जो चार्ज लगेगा वही निकालेंगे ना हम लोग, डिवाइड बाय सेपरेशन देखो इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है। तो बी और ये सी, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? ए के इक्विवेलेंट। ए मींस द साइज ऑफ द स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर। तो ये आ गई फोर्स। अब यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन किस तरफ आएगी? ये पॉजिटिव, एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे, बारवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ सी लिखते हैं ऑन बी, तो यहाँ पे भी सी बी लिखते हैं, ड्यू टू द बी ऑन सी। क्लियर है बात? ये आगे भाई इस बी जो है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी तरह से डी जो है सी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा, force on the C due to the D will comes out to be the same one, that is Q into Q upon A square, ये बनेगा ना? तो इसकी डायरेक्शन देख लो किस तरफ आएगी, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, फ्रॉम C due to the D। दो चार्जेस की वजह से हमने इनके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना है थर्ड चार्ज। ये जो थर्ड चार्ज पड़ा हुआ है इसकी वजह से C पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है भाई? क्लियर हो बात ये? तो भाई मुझे इसके बीच की ये डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखें, फोर्स ऑन द सी ड्यू टू द ए। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालें? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ a वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। और ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास? a स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है भाई? a स्क्वायर, कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। तो h ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या √ बन जाएगा, तो √2a। तो यानी कि जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच की कितनी है? √2 टाइम्स ऑफ a के इक्विवेलेंट है। तो वी कैन राइट इट एज, देखो यहाँ पे k Q into Q अपॉन सेपरेशन देखो इसके बीच में कितनी आ रही है? √2 नहीं है, √2 into a का होल स्क्वायर। इसकी वजह से इस सी पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है? सो वी कैन राइट इट एज
इसकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, दैट इज द फोर्स ऑन द सी ड्यू टू द ए। अब निकाल दिया हमने ये, तो भाई अब इसका एक नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। टोटल फोर्स जो है सी पॉइंट के ऊपर कितनी एक्ट हो रही है, तो हमने ये तीनों की वजह से फोर्सेस कैलकुलेट कर ली। ये फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट कर ली, सेकंड फोर्स और ये थर्ड फोर्स। अब यहाँ पे एक बात देखो, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, याद करो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज द पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम उनका यूज करते हैं। जब दो वेक्टर्स एट एक सर्टेन एंगल, यानी कि जब दो फोर्सेज जो होती हैं या दो वेक्टर जो होते हैं आपस में एक सर्टेन एंगल पर होते हैं, तो ये दो वेक्टर जो है आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इनके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, बात समझ आई। तो देखो इसकी वैल्यूज को उठाते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो भाई ये बन जाएगा एफ सी बी फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर, सेकंड फोर्स कौन सी है, सी डी का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी, ए और बी की जगह मैं फोर्सेस डाल रहा हूँ, ठीक है, इनटू cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री का है, एंड वी वेल नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ द cos 90 डिग्री इज 0। तो अल्टीमेटली वी गेट एफ सी बी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ सी डी का स्क्वायर होल पावर 1/2। अगर हम इनके अमाउंट के ऊपर ध्यान देते हैं तो दोनों की वैल्यू तो एक जैसी है, तो वी कैन राइट इट एज एफ सी बी विल बी इक्विवेलेंट टू द एफ सी डी। अरे भाई दोनों के डिस्टेंस ही सेम थे, चार्जेस सेम थे, तो दोनों फोर्सेस भी तो एक जैसी हैं, इक्वल है दोनों फोर्सेस, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ कम्स आउट टू बी व्हाट, ये बन जाएगा एफ सी बी का स्क्वायर प्लस सी डी की जगह भी हम सी बी लिख सकते हैं, एफ सी बी का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो वैल्यू कितनी बन गई, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो भाई स्क्वायर ये बन जाएगा मेरे पास √2, इसकी वैल्यू जब मैं √2 को ओपन करूंगा और ये स्क्वायर और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ सी बी। तो ये आ गई इन दोनों की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रही है, ये वेक्टर और इस वेक्टर की वजह से जो फोर्स एक्ट हुई उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, रिजल्टेंट किस तरफ शो होता था, इस तरफ। ये आ गया मेरे पास। इन दोनों फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो है इसकी तरफ, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर याद नहीं है तो उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लो, इजीली यू गेट दैट रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, कि रिजल्टेंट क्लियर बात है। अब भाई अब हमें तो नेट पूछी है, अभी तो मैंने ये दो फोर्सेस की वजह से निकाली है वैल्यू, ठीक है, तो थर्ड फोर्स जो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी नेट फोर्स, तो वी कैन राइट इट। देखो यहां पे नेट फोर्स एफ नेट लिख देता हूं, यहां पे टोटल फोर्स कितनी आती है सी पॉइंट के ऊपर, एक फोर्स ये जो इस तरफ जा रही है, इसको ऐड कर देंगे किसमें, इसी डायरेक्शन में जो फोर्स जा रही है भाई एफ सी ए, दोनों फोर्सेस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि भाई दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो वैल्यू डाल के हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे √2 और इसकी वैल्यू है एफ सी बी प्लस एफ सी ए, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √2 एफ सी बी की वैल्यू देखो कितनी निकाली हम लोगों ने, एफ सी बी दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लो, एक ही वैल्यू है दोनों, तो ये बन जाएगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्यू है और नीचे जो है ए, क्यू का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि क्यू इनटू क्यू है ना हमारे पास, ठीक है, प्लस दूसरी फोर्स, सेकंड फोर्स कौन सी है, सी ए की फोर्स देखो के क्यू स्क्वायर बन जाएगा ये भी, और नीचे कितना आएगा मेरे पास 2a स्क्वायर। बात समझ आई, मैंने स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, और √2 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, ए स्क्वायर ऐसा स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन क्वांटिटीज है इनको कॉमन निकाल लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये है क्यू, अंदर बची मेरे पास वैल्यू √2 ये बचा, प्लस ऑफ यहाँ पे कितना बचेगा 2 √2, सॉरी नॉट √2 है, सॉरी यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट सी।
इस सी पॉइंट के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही थी वो ये आएगी। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू due to the force acting on these all three charges at point what C point के ऊपर जो चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही थी। क्लियर होगी बात सारी है? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हम लोगों के पास दिए हैं जिसका अमाउंट कितना बोला हुआ है प्लस कैपिटल क्यू के इक्विवेलेंट बोला हुआ, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी। तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हम ड्रॉ कर देते हैं, एक पॉइंट चार्ज ये आ गया, एक पॉइंट चार्ज ये आ गया। दोनों का अमाउंट कितना बोला हुआ भाई हमें प्लस क्यू। क्लियर है? आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ डी, दोनों के बीच में जो सेपरेशन बोली है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डी। आगे पूछा गया वेयर थर्ड चार्ज क्यू, एक थर्ड चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। वेयर द थर्ड चार्ज क्यू is placed between them such a way the whole system will remain in equilibrium। यानी कि थर्ड चार्ज जो क्यू हम प्लेस करेंगे इसके बीच में, दोनों के पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड चार्ज क्यू प्लेस करते हैं, मान लो यहाँ पे क्यू प्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि वेयर शुड बी दैट चार्जेस मस्ट बी प्लेस्ड, कहां पर हमें इस चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, साथ साथ में ये भी पूछा गया है कि भाई उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ही रखे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डायग्राम अंडरस्टैंड करके, तो यहाँ पे देखो ये जो थर्ड चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है, मान लो इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स, कितने डिस्टेंस पर है, कहां से, ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट माना और इसको बी पॉइंट, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रखा हमने, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। तो भाई ये जो क्यू चार्ज है इसके बीच में कितने डिस्टेंस पर आएगा आपको, दैट इज डी माइनस एक्स के इक्विवेलेंट बना रहा है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हम पहले इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है भाई, ये दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये थर्ड चार्ज में कहां पे प्लेस करूं कि दोनों की वजह से सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में ही रहे और इसका का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द सेम। जब ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा ना, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी यहाँ पे। तो आई कैन राइट इट एज फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, ठीक है, इन दोनों की वजह से दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द फोर्स ड्यू टू द अदर टू चार्ज, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स है इसको F1 से डिनोट कर देता हूँ और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको F2 से डिनोट कर दिया मैंने। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी सिस्टम सारा का सारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा ना, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस मैंने इक्वल कर दी। तो यहाँ पे अब मैं इस दोनों फोर्सेस का अमाउंट लिख दूं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। क्या बोलता है कूलम्स लॉ, के क्यू, यहाँ पे क्यू है और दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, आर स्क्वायर, आर की जगह लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर, विल बी इक्विवेलेंट टू द बाकी के दो जो चार्जेस बचे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, फिर से हम कूलम्स का लॉ यूज करते हैं, के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन देखो भाई कितनी बची, d माइनस एक्स बची, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई सभी को, कैसे किया हम लोगों ने, ये दो फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से इस स्मॉल चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, अगर मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हूँ, ठीक है, तो दो लोग मुझे यहाँ से खींच रहे हैं आपस में, एक इस तरफ के इस तरफ, मैं स्टेबल कब रहूंगा, जब इस तरफ वाला फोर्स मेरे को जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इक्वल होगी किससे, जो इस तरफ वाला फोर्स अप्लाई करेगा, तभी मैं स्टेबल रह पाऊंगा ना। मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है, फिर बात है। अब यहाँ पे देखो भाई कैंसल आउट क्या क्या होगा, ये सारी क्वांटिटी कैंसल आउट होगी, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ ले आया तो ये बन गया d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो d इज इक्वल टू x प्लस ऑफ x
तो d will comes out to be 2 times of x. मुझे तो चाहिए भाई x की वैल्यू, तो x will comes out to be b by 2. यानी कि आप लोग उस चार्ज को कहां पे प्लेस करोगे? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस. ठीक है, ये जो दो चार्जेस हैं इनके एग्जैक्ट सेंटर में ये प्लेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन. ठीक है, अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है भाई. क्या? कि भाई दोनों चार्जेस का अमाउंट तो सेम है. अगर दोनों में से किसी एक का भी चार्जेस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो ये डिस्टेंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी. समझ रहे बात ये? तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. अब बात आती है सेकंड में. बोला ये साथ में व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज. मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसमें. ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि भाई इसके ऊपर ये जो चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम फिर से क्या रहे? इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे. तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स ड्यू टू द दिस चार्ज ऑन स्मॉल चार्ज. यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये दो सिस्टम तो आपस में रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे जो चार्ज हम प्लेस करेंगे तो वो तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ना ये. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसके बीच में जो फोर्स होगी दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द व्हाट, सॉरी दैट टोटल फोर्स मस्ट बी इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए टोटल फोर्स? इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो अमाउंट होगा दैट इज क्यू एंड क्यू, दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द जीरो. इस चीज को अंडरस्टैंड करो भाई. जब हमें अमाउंट निकालना है चार्ज का, देखो ये दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी और इस दो चार्जेस के बीच में ये इक्वल है, कैपिटल क्यू, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी. इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर. अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव फोर्सेस का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर. ओनली इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट. समझे बात? इस पर्टिकुलर चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो भाई सेम भाई हम फिर से फॉर्मूला यूज करें. व्हिच वन? द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या बोलता है? दैट इज के, इन दोनों के बीच की फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल अपोन, दोनों के बीच की सेपरेशन देखो कितनी है? x² प्लस, अब इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स कैपिटल क्यू के बीच में लिखा है तो k कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन r². भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d के इक्विवेलेंट है, तो ये बनेगा d² इज इक्वल टू 0. कॉमन निकाले क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज कॉमन आएगी, k कॉमन आएगा. ये एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो k q इंटू क्यू अपॉन x² प्लस q इंटू क्यू, q², लिखने की जरूरत नहीं है बट ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. q² अपॉन d की वैल्यू देखो भाई हमने यहाँ पे निकाली थी, d की वैल्यू कितनी इक्विवेलेंट आ रही है? 2 टाइम्स ऑफ x. कितनी आ रही है? 2 टाइम्स ऑफ x². हो गया ये. तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ऐसे, कैसे? k इंटू क्यू अपॉन x² प्लस ऑफ k इंटू क्यू² अपॉन 4x² इज इक्वल टू व्हाट? 0. अब हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल सकते हैं. क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी भाई? देखो k कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q कॉमन आ रहा है दोनों में. ठीक है, स्मॉल q कॉमन ही आ रहा है, अपॉन x² भी कॉमन आ गया. अंदर कितना बचा भाई? यहाँ पे यहाँ बचा स्मॉल q प्लस यहाँ पे बचा कैपिटल Q का स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, एक तो q बाहर निकल गया, अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट? 0. अब ये सारी क्वांटिटी अगर मैं उठा के इस तक लेके जाऊंगा तो 0 के साथ इक्वेट होगी, तो 0 के साथ इक्वेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बचेगा क्या यहाँ पे फिर? q प्लस ऑफ कैपिटल Q अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट? 0 बचा. ठीक है, तो यहाँ पे भाई इसकी ये को निकाल लेते हैं हम. q इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q अपॉन 4. सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब आप ये जो चार्ज है किसके इक्विवेलेंट में होना चाहिए? दैट इज माइनस में होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टे करेगा. माइनस कैपिटल Q अपॉन 4 के इक्विवेलेंट. सो इन दैट वे बाय यूजिंग दिस कूलम्स लॉ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स लाइक दिस वे. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करना पड़ता है. क्लियर बात है? यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ही लगता है, बट थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया होता है. उसी चेंजेस को आपको अंडरस्टैंड करके उसको क्रैक करना पड़ेगा. क्लियर हुई बात है सारी?